नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। बच्चों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे हमारे मुख्य विषय रिटेल के बारे में, जिसमें हम समझेंगे रिटेल क्या है, रिटेल का अर्थ क्या है, रिटेलर किसे कहते हैं और ग्राहक तथा उपभोक्ताओं में अंतर क्या होता है। सर्वप्रथम हम बात करें, हम इकाई 1 की बात करने जा रहे हैं, रिटेल की मूल बातें। जैसा कि हम सामने इस चित्र में देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो किसी वस्तु का विक्रय कर रहा है अर्थात बेच रहा है, वह दुकान का स्वामी अथवा मालिक कहलाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति जो वस्तु खरीद रहा है वह वस्तु का ग्राहक कहलाता है, अथवा वही व्यक्ति उस वस्तु का उपभोक्ता या ग्राहक और उपभोक्ता दोनों ही हो सकता है। इन सभी की चर्चा हम आगे के विषय में करेंगे। परिचय। सबसे पहले हम रिटेलिंग का परिचय जान लेते हैं कि आखिर रिटेलिंग होता क्या है। भारत में रिटेलिंग उन सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है जहां बहुत अधिक बदलाव आया है। भारतीय रिटेल उद्योग कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता और 5वां सबसे बड़ा उद्योग है, जहां बेहतरीन और शानदार कैरियर के अवसर मिलते हैं। अर्थात भारत में रिटेलिंग का क्षेत्र सबसे ज़्यादा लाभ प्रदान करने वाला है। भारत में हर छोटी स्टोर से लेकर बड़े से बड़े शॉपिंग मॉल सभी किसी न किसी रूप में रिटेलिंग का कार्य ही करते हैं। इस कारण भारत में रिटेलिंग एक ऐसा क्षेत्र माना गया है जहां लोगों को रोजगार के साथ साथ लाभ भी प्रदान होते हैं। रिटेलिंग का क्षेत्र कृषि के क्षेत्र के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करने वाली क्षेत्र बन गई है। जैसा कि आपने सुना होगा, बिग बाजार, पेंटालून अथवा रिलायंस फ्रेश या इसी प्रकार की ये बड़ी बड़ी रिटेल शॉप कई रूपों में रिटेलिंग का कार्य करती हैं। अब एक ही स्थान से सभी वस्तुओं की बिक्री संभव हो पाई है। यह सब रिटेलिंग की ही देन है। रिटेलर और रिटेलिंग का अर्थ। अब हम यहाँ समझेंगे कि रिटेलर कौन होता है। तो बच्चों, रिटेलर वह व्यक्ति होता है जो किसी स्थान विशेष से वस्तुओं को छोटे छोटे रूपों में लाभ कमाने के उद्देश्य से विक्रय कार्य करता है, रिटेलर कहलाता है। तथा वह व्यक्ति जिस स्थान से क्रय विक्रय का कार्य करता है वह रिटेल शॉप कहलाती है, एवं इस प्रकार की क्रिया ही रिटेलिंग का कार्य होती है। जैसे आप कभी बाजार गए होंगे, बाजार में आपने कई सारी दुकानें देखी होंगी। ये सभी दुकानें एक रिटेल शॉप के रूप में ही कार्य करती हैं, एवं उस दुकान में
जो भी व्यक्ति वस्तु को बेचने का कार्य करता है वह उस दुकान का अथवा उस रिटेल स्टोर का स्वामी अथवा रिटेलर कहलाता है। वहीं जब वह व्यक्ति, दुकान का स्वामी, जब किसी वस्तु को किसी ग्राहक को बेचता है तो यह क्रय विक्रय करने की क्रिया ही रिटेलिंग कहलाती है। अब हम बात करते हैं रिटेलिंग क्या है। रिटेलिंग की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। रिटेलिंग का अर्थ किसी वस्तु को छोटे छोटे भागों में बेचने से लगाया जाता है। अर्थात जब वस्तुओं को थोक में ना बेचकर छोटे छोटे अथवा कम मात्रा में वस्तु के उपभोक्ताओं को विक्रय किया जाता है अथवा बेचा जाता है तो वह रिटेलिंग कहलाता है। हम कह सकते हैं कि रिटेलिंग का अर्थ किसी वस्तु को छोटे छोटे भागों में बेचना होता है। उदाहरण के रूप में बच्चों, माना कि आप किसी रिटेल शॉप के मालिक हैं तथा आपने किसी कपड़ों की फैक्ट्री से 100 टी शर्ट खरीदी हैं। अब इन 100 टी शर्ट को आपके द्वारा 100 लोगों को अलग अलग बेचा जाता है। आपके द्वारा यह की जाने वाली बिक्री ही रिटेलिंग है, जिसमें आपने वस्तुओं को थोक मात्रा में खरीदकर छोटे छोटे भागों में अपने ग्राहकों को बेचा है। तो हम कह सकते हैं रिटेलिंग का अर्थ एक साथ वस्तु को खरीदकर उसको छोटे छोटे भागों में बेचना होता है। यही रिटेलिंग कहलाता है। उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो कि किसी वस्तु का अंतिम प्रयोगकर्ता होता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में यदि आप बाजार से सब्जी को खरीद कर लाते हैं और भोजन के रूप में उस सब्जी का परिवार के सभी सदस्य प्रयोग करते हैं तो ऐसी स्थिति में परिवार के सभी सदस्य उपभोक्ता कहलाएंगे एवं खरीदने वाला व्यक्ति ग्राहक एवं उपभोक्ता दोनों ही कहलाएगा। अतः हम कह सकते हैं उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो कि किसी वस्तु को प्रयोग करने के उद्देश्य से क्रय करता है। मतलब वह स्वयं उस वस्तु को खरीदकर उस वस्तु का प्रयोग करेगा। माना यदि आपने किसी दुकान से कोई टी शर्ट खरीदी है तो यह संभव है कि उस टी शर्ट का प्रयोग आप ही करेंगे। जब आपके द्वारा उस टी शर्ट को खरीदा जाता है एवं उस टी शर्ट को प्रयोग किया जाता है तब हम कह सकते हैं कि जब हमने उस टी शर्ट को खरीदा तब हम ग्राहक हैं एवं जब हम ही उस टी शर्ट का प्रयोग करेंगे तो हम उपभोक्ता हैं। यहाँ से हम बात करेंगे सत्र 1 रिटेलिंग की मूल बातें। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है रिटेलिंग का अर्थ क्या होता है, हम यहाँ समझेंगे कि रिटेल की मूल बातें। इसमें हम रिटेलिंग को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। रिटेल का अर्थ है उपभोक्ताओं की ज़रूरतों के अनुसार कम मात्राओं में वस्तुओं की बिक्री के लिए व्यापार गतिविधि चलाना। अर्थात जब हम अपनी रिटेल शॉप से वस्तुओं का जो विक्रय करते हैं वही हमारे रिटेलिंग कहलाता है। इसमें पहली बात रिटेलिंग का अर्थ समझना और इसके उद्भव को जानना है। रिटेल शब्द फ्रांसीसी भाषा के रिटेलर से बना है जिसका अर्थ होता है टुकड़ों में बांटना या बड़ी चीज को तोड़कर छोटा बनाना। जैसे कि हमने पढ़ा कि जब हम किसी वस्तु को थोक मात्रा में खरीदते हैं और उस वस्तु के छोटे छोटे भाग करके जब हम अलग अलग ग्राहकों को बेचते हैं तो वह रिटेलिंग ही कहलाता है। अतः हम समझ सकते हैं कि रिटेल
एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ टुकड़ों में बांटना या बड़ी चीजों को तोड़कर छोटा बनाना ही है। रिटेलर के कार्य। अब हम देखेंगे कि रिटेलर के मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं। बच्चों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि रिटेलर के कार्य, प्रथम, एक उत्पाद के रूप में उपयोगिता है जो ग्राहक के लिए स्वीकार्य है। अर्थात जब हम किसी वस्तु को विक्रय करने के लिए अपने ग्राहक को प्रस्तुत करते हैं तो यह अनिवार्य है कि वह वस्तु उस ग्राहक के लिए स्वीकार्य हो। यदि हम अपने किसी ग्राहक को खराब माल बेचते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता कि वह ग्राहक उस वस्तु को स्वीकार करेगा। नंबर 2, समय की उपयोगिता, जो स्टोर को ऐसे समय पर खोलकर की जा सकती है जब उपभोक्ता खरीदारी करना चाहते हैं। अर्थात यह जरूरी है कि रिटेलिंग का कार्य करने हेतु एक निर्धारित समय होना चाहिए। जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु को क्रय करना चाहता है तो उसके लिए वह एक निश्चित समय का प्रयोग करेगा। अर्थात यदि हम देखते हैं कि बाजार यदि सुबह से लेकर रात को एक निश्चित समय तक बंद हो जाते हैं तो ये माना जाता है कि बाजार में ग्राहकों का आना जाना इसी निर्धारित समय में पूर्ण होता है। नंबर 3, स्थान की उपयोगिता, जो सुविधाजनक स्थान पर उपलब्ध होते हैं। अर्थात एक रिटेलर का यह महत्वपूर्ण कार्य होता है कि वह अपने रिटेल स्टोर को एक सुविधाजनक स्थान पर उपलब्ध कराए। मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति के द्वारा रेगिस्तान में यदि कोई दुकान खोली जाती है तो संभव नहीं है कि रेगिस्तान में उनकी दुकान पर कोई ग्राहक पहुंचेगा, परंतु यदि वही दुकान किसी बाजार के मध्य में स्थित है तो यह निश्चित है कि अधिकतर उपभोक्ता अथवा ग्राहक उस दुकान से अपनी अनिवार्य वस्तु को खरीदने के लिए आकर्षित होंगे। नंबर 4, स्वामित्व की उपयोगिता, जब उत्पाद की बिक्री होती है। यह जरूरी है कि जब वस्तु की बिक्री होती हो उसके उपरांत वस्तु का मालिकाना हक अथवा वस्तु पर अधिकार बिक्री के उपरांत क्रय करने वाले व्यक्ति का अथवा ग्राहक का हो जाता है। नंबर 5, व्यक्तिगत संबंधों, शिष्टाचार, ईमानदारी का पालन करना। एक रिटेलर का यह मुख्य कार्य होता है कि वह व्यक्तिगत संबंधों को संजोए, साथ में शिष्टाचार और ईमानदारी का भी पालन करे। यदि किसी उपभोक्ता में इन सभी बातों की कमी होगी तो हो सकता है कि वह उन वस्तुओं को सही प्रकार से विक्रय ना कर पाए। अतः हम देख सकते हैं कि रिटेलर में ग्राहक को उत्पाद बताने, निश्चित समय पर बिक्री करने हेतु, निश्चित स्थान पर बिक्री करने हेतु, स्वामित्व में परिवर्तन करने हेतु और ईमानदारी का पालन करने के साथ साथ यह सभी अनिवार्य होता है। ग्राहकों के लिए रिटेलर्स की सेवाएं। अब तक हमने जाना कि रिटेलर्स के कार्य क्या क्या होते हैं। अब हम जानेंगे कि एक ग्राहक के लिए रिटेलर्स को कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। नंबर 1, उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं के लिए कम मात्रा में माल की आपूर्ति। अर्थात सही मूल्य पर सही मात्रा में वस्तु की बिक्री किया जाना आवश्यक है। नंबर 2, व्यक्तिगत संबंधों, शिष्टाचार, सावधानी और ईमानदारी का पालन करना। एक रिटेलर को संबंधों को मधुर बनाकर रखना चाहिए, सदा शिष्टाचार का पालन करना चाहिए, सावधानी और ईमानदारी के साथ में
अपने भावी ग्राहकों को संतुष्ट करना चाहिए। नंबर 3, उपभोक्ता की मांग का अनुमान लगाना और यह स्टॉक उपलब्ध कराना। एक रिटेलर का ग्राहकों के प्रति यह भी दायित्व होता है कि वह अपने वस्तु के स्टॉक को अपने ग्राहकों को उपलब्ध करवाए। अर्थात एक रिटेलर का यह फर्ज है कि वह उन वस्तुओं को अपने ग्राहक को उपलब्ध करवाए जो कि बिक्री हेतु प्रस्तुत की जा सकती हैं। नंबर 5, क्षतियों के लिए प्रतिस्थापन की सुविधा प्रदान करना। यदि किसी रिटेलर के द्वारा किसी ग्राहक को किसी प्रकार की क्षति होती है अथवा वस्तु में किसी प्रकार की कमी होती है तो रिटेलर का यह दायित्व बनता है कि वह उस वस्तु को वापस लेकर के उसके स्थान पर उसे बदल कर कोई अन्य वस्तु प्रदान करे। नियमित और भरोसेमंद ग्राहकों के लिए ऋण की सुविधा प्रदान करना यह भी एक मुख्य बिंदु है, जिसमें हम यह मान सकते हैं कि एक रिटेलर को यह भी ध्यान देना चाहिए कि वह अपने यहाँ आने वाले पूर्व ग्राहकों को ऋण अथवा उधार वस्तु विक्रय कर सकता है। रिटेलर्स की अनिवार्य आवश्यकताएं। एक रिटेलर्स की अनिवार्य आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, दुकान ऐसे स्थान पर बनाना जहां ग्राहक आकर्षित होते हैं। उन वस्तुओं का स्टॉक रखना जो ग्राहकों के लिए आवश्यक हैं। बच्चों, सबसे पहले यह दायित्व बनता है कि एक रिटेलर अपनी दुकान को अथवा अपने रिटेल शॉप को ऐसे स्थान पर स्थापित करे जहां से उस रिटेल शॉप का आकर्षण नजर आए। इसके साथ अपने ग्राहकों को स्टॉक अथवा वस्तुएं उपलब्ध करवाए। नंबर 2, बेची जाने वाली वस्तुओं के मूल्य और गुणवत्ता में प्रतिस्पर्धा। एक रिटेलर को यह भी अनिवार्य होना चाहिए कि वह वस्तु के मूल्य के साथ साथ में उसकी गुणवत्ता में प्रतिस्पर्धा भी रखे। अर्थात एक समान वस्तु की विभिन्न वैरायटी या विभिन्न प्रकारों को अलग अलग कीमतों पर निर्धारित रखना चाहिए। जैसे कि किसी टूथपेस्ट कंपनी के एक से अधिक वैरायटी अथवा अलग अलग कंपनियों के टूथपेस्ट को ग्राहकों को उपलब्ध करवाने हेतु रखना चाहिए। 3, वित्तीय रूप से मजबूत और बहुत अधिक स्टॉक या बहुत कम स्टॉक रखने के प्रति सचेत रहना चाहिए। अर्थात एक रिटेलर को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वह बाजार में ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक को अपने पास स्थिर ना कर ले और ना ही बाजार में मांग की तुलना में अपने पास स्टॉक को कम रखे। यदि वह बाजार में मांगी जाने वाली स्टॉक की तुलना में अपने पास स्टॉक को ज़्यादा संग्रहित कर लेता है तो भविष्य में उसको धन की हानि होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी के साथ यदि वह कम स्टॉक रखता है और मांगे जाने पर यदि ग्राहक को एक रिटेलर वस्तु उपलब्ध नहीं करवाता है तो भविष्य में उक्त ग्राहक उस रिटेलर की दुकान पर जाने से बचता है। 4, बाजारों के रुझानों तथा इसकी स्थिति से परिचित होना। एक रिटेलर के लिए यह भी अनिवार्य है कि बाजार के रुझानों को समझे। बाजार के रुझानों में फैशन, हॉबी, बाजार में परिवर्तन, कीमतों का घटना या बढ़ना या उन वस्तुओं का बाजार से चलन से बाहर हो जाना, इन सभी की जानकारी एक रिटेलर को होना अनिवार्य है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की वित्तीय हानि होने की संभावना कम हो। 5,
बिक्री को बढ़ावा देने के लिए विंडो में डिस्प्ले और काउंटर डिस्प्ले सुनिश्चित करना। आपने कई बार देखा होगा कि कई रिटेलर अपनी रिटेल स्टोर में कांच के विंडो के अंदर अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को विक्रय करने हेतु डिस्प्ले लगा करके रखते हैं अथवा अपने काउंटर पर उनको सजा करके रखते हैं। इस प्रकार से उनको सजाना अथवा काउंटर पर रखना अपने आने वाले ग्राहकों को आकर्षित करना एवं उन्हें यह बताना कि यह वस्तु विक्रय योग्य है सुनिश्चित करता है। इसके साथ उपभोक्ताओं के लिए हमेशा उपलब्ध होना। एक रिटेलर्स का यह भी अनिवार्य कार्य है कि वह अपने ग्राहकों के लिए सदा उपलब्ध रहे, अर्थात अपनी रिटेल स्टोर से वह कहीं स्थान छोड़कर ना जाए। अतः हम यह कह सकते हैं यदि कोई रिटेलर अपनी रिटेल स्टोर से बाहर जाता है अथवा अनुपस्थित रहता है और यदि कोई ग्राहक वस्तु को क्रय करने हेतु आता है और रिटेलर की अनुपस्थिति की स्थिति में वह रिटेल शॉप को छोड़ करके कहीं अन्य जा सकता है, जिसका नुकसान एक रिटेलर को आर्थिक रूप से उठाना पड़ सकता है। तो बच्चों, आज हमने बात की कक्षा 9 मुख्य विषय रिटेल, इकाई 1 रिटेल की मूलभूत बातें के पाठ 1 अथवा सत्र 1 की। इसको पढ़ने के उपरांत इस वीडियो को आप पुनः कई बार देख सकते हैं, जिससे संबंधित भविष्य में बनने वाले परीक्षा उपयोगी प्रश्न आप सरलता से हल कर सकते हैं। धन्यवाद। किशोरावस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।